गुड आफ्टरनून भाई। बातें बंद। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ऑफेंसेस हमने कुछ पढ़े थे, जिसमें थेफ्ट हमने पढ़ा, ठीक है जी। स्नैचिंग हमने पढ़ा, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कुछ ऑफेंसेस हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 318 एंड सेक्शन 319, दैट इज रिलेटेड टू, बोलो भाई, चीटिंग। आज के लेक्चर में हम जो ऑफेंस डिस्कस करेंगे वो है जी चीटिंग। सेक्शन 318 टू 319। मैं पहले बता रहा हूं, चीटिंग समझना आसान है, ठीक है जी, पढ़ने में भी आसान लगेगा, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना इसकी स्पेसिफिकली। रीजन बिंग के यहाँ पे आपको वर्डिंग्स के मार्क्स मिलेंगे। चीटिंग को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। देखिए क्या कहता है सेक्शन 318 319 बीएनएस के, बताते हैं ऑफेंस ऑफ चीटिंग के बारे में। कह रहे इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी द एक्यूज्ड मेयरली गेट पोजेशन ऑफ थिंग इन क्वेश्चन, बट इन केस ऑफ चीटिंग ही ऑब्टेन्स पोजेशन एज द प्रॉपर्टी इन इट। जैसे जैसे कह रहे हैं, आपने ना अभी कुछ पढ़े हैं ऑफेंसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे आपने पढ़ा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आगे बात समझ में? कह रहे इन ऑफेंसेस में क्या होता है, सामने वाले पर्सन के पास ना प्रॉपर्टी तो आ जाती है, ठीक है भाई, बोलो, प्रॉपर्टी तो आ गई, लेकिन क्या होता है, टाइटल नहीं आता उसके पास। दैट इज ओनरशिप क्या रहती है, सामने वाले की ही रहती है। तो कह रहे जो आपने ऑफेंसेस पढ़े, जैसे थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है, रोबरी है, मिस एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ पे क्या है, पोजेशन तो आ गया, प्रॉपर्टी तो दैट इज जो पोजेशन है वो तो आ गया, लेकिन ओनरशिप नहीं आई। समझे इस चीज को? बोलो भाई। लेकिन ये वाला जो ऑफेंस है ना, चीटिंग वाला, ये इस तरीके का ऑफेंस है कि जो एक्यूज्ड होता है वो ना सिर्फ पोजेशन बल्कि क्या कर लेता है, प्रॉपर्टी भी ले जाता है। आई बात समझ में? बोलो भाई, बोलिए। 318 डिफाइन करता है चीटिंग को, क्या कहता है, हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन। हुएवर बोले तो कोई भी, डिसीव करना मतलब बहकावे में लेना, किसको, किसी पर्सन को, यानी कि कोई भी पर्सन किसी और को बहकावे में लेकर के फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को, किसको, जिसे डिसीव किया है। किस लिए? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो किसी भी पर्सन को, या और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या उसकी कंसेंट लेता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई और रखेगा। और या फिर इंटेंशनली इंड्यूस करता है उस पर्सन को, किसको, जिसे डिसीव किया, टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग which he would not do or omit if he were not so deceived, and साथ में which act or commission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। मतलब अब एक एक करके बता रहा हूं। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, समझ गए भाई? अब एक एक बता रहा हूं, फोकस कर लेना। क्या कहता है, डिसीव करता है, ये वाला प्राणी। इट्स जस्ट लाइक, ऐसे समझते हैं कि मैं, ठीक है जी, मान लो इनको, ठीक है जी, डिसीव करता हूं, किस लिए, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, कि ये जो पर्सन जिसको मैंने डिसीव किया ये डिलीवर कर दे अपनी कोई प्रॉपर्टी, किसी और को सौंप दे या मुझे सौंप दे। आ गई बात समझ में? और टू कंसेंट, या मैं इनकी कंसेंट, दैट इज इनको एग्री कर रहा हूं, क्या, एनी पर्सन शेल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि कोई भी पर्सन कोई प्रॉपर्टी रिटेन कर लेगा। आई बात समझ में? या इंड्यूस कर रहा हूं इनको, किस तरीके से, कि तुम वो काम कर दो, डिसीव्ड टू डू, जो कि ये नहीं करने वाली थी, या फिर ओमिट टू डू एनीथिंग, या फिर मैं क्या कहता हूं, ये काम मत करना जो कि ये करने वाले थे। आ रही है क्या बात समझ में? कोई इंसान कुछ करता, लेकिन आपने उसको बहकावे में लेके वो चीज करने से रोक दी। या मैं कह रहा हूं कोई इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन बहकावे में लेके क्या हो गया, उससे वो काम करवा दिया। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो। या फिर क्या लिखा है, एंड विच एक्ट और ओमिशन, या कुछ ऐसा एक्ट इनसे मैंने करवाया या नहीं करवाया जिसके कारण से क्या हो गया, कुछ डैमेज हो गया या हार्म हो गया किसी पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को। इन शॉर्ट ऐसे समझो, मान के चलो ये एक केस फाइल कर सकते थे, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से इंड्यूस किया कि ये वो केस फाइल ना करें, और ऐसा ना करने से क्या हुआ कि इनको या इन किसी पर्सन के पर्सन बॉडी या माइंड को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच गया। या मान के चलो ये एक प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, कोई केस फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से डिसीव किया कि इन्होंने वो चीज कर दी। एग्जाम्पल्स जब पढ़ोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा।
तो क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ऑफेंस क्या है, किस चीज का, चीटिंग का। और मैं पहले बता रहा हूँ, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट 5 टाइम्स, ठीक है, टुकड़ों में याद करना पहले, ठीक है जी, पहले 2 पॉइंट याद किए, उनको लिखा, फिर 2 किए, फिर लिखा। आ रही है क्या बात समझ में? जब तक नहीं लिखोगे ये डेफिनेशन आप नहीं करने वाले, मैं पहले बता रहा हूं। समझ गए भाई? इसे चीटिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ो। जैसे देखो क्या है, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कुछ जानबूझ के कुछ छुपाना, तो उसे भी बहकावे में लेना कहेंगे इस सेक्शन के तहत। जैसे ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्स जेड। ए ये दिखा करके कि मैं किस में हूं, सिविल सर्विस में हूं, सीधे बैठ जाओ भी लास्ट वाले, बिल्कुल सीधे। ए ने ये शो किया कि मैं क्या हूं जी, सिविल सर्विसेज में हूं, और जानबूझ के ये शो करके जेड को डिसीव कर रहा है, एंड थस, और फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को क्या, टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स व्हिच ही डज नॉट मीन टू पे। तो ए क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ए ने ये दिखाया कि मैं एक सिविल सर्विस में हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं या कोई भी सिविल सर्विस में हूं, और तुम मुझे क्या कर दो, उधार में सामान दे दो, और इस पर्सन की ये ऑलरेडी सोच है कि मैं इसके पैसे नहीं चुकाऊंगा, तो इससे क्या कर रहा है जी, ये चीटिंग का ऑफेंस कर रहा है। कैसे? एक पर्सन डिसऑनेस्टली कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा है जो उसे पता है कि वो सही नहीं है, और इससे वो डिसीव कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को वो काम करने के लिए जो कि वो नहीं करता। यानी कि अगर ये सिविल सर्विस में शो नहीं करता तो हो सकता है इसको उधार में सामान नहीं देता, लेकिन इसने शो किया कि मैं सिविल सर्विस में हूं, इस वजह से क्या किया जी, उधार दी है। आई बात समझ में? तो वो काम जो वो नहीं करता, डिसीव करने से वो कर रहा है, और इससे इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है जेड की। समझ गए भाई? तो क्या किया है इसने, चीटिंग का ऑफेंस किया। डन। ए ने एक जाली मार्क लगा के एक आर्टिकल पे, जैसे एक दूध का पैकेट बनाया, उस पे वीटा का मार्का चिपका दिया, अमूल का मार्का चिपका दिया, इंटेंशनली जानबूझ के जेड को डिसीव कर रहा है, ये भरोसा दिला रहा है क्या, दैट दिस आर्टिकल वाज मेड बाय सर्टेन सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चरर। ये भरोसा दिला रहा है, ये लोगो लगा करके, ये ब्रांड नेम लगा करके कि ये उस ब्रांड ने बनाया, और फिर डिसऑनेस्टली उसको बाय करने के लिए एग्री करवा रहे हैं। तो ए क्या कर रहे हैं, चीटिंग का ऑफेंस। समझ गए भाई? ऑल्दो आगे आएगा प्रॉपर्टी मार्क यूज करना गलत, वो अलग ऑफेंस है, लेकिन यहाँ पे बता रहे एग्जांपल्स दे करके ये चीटिंग में आता है। A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z into believing that। A ने झूठा सैंपल दिखा करके ये भरोसा दिलाया कि भाई सेम इस सैंपल से मिलता जुलता मैं क्या करूंगा, तेरे को सामान बेचूंगा, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है जेड को वो खरीदने के लिए, आर्टिकल के पैसे देने के लिए। ए क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। समझ गए भाई? बोलो भाई। A by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money and by which A expects that the bill will be dishonored intentionally। A क्या कर रहा है, एक आर्टिकल की पेमेंट के लिए एक बिल बना करके दे रहा है ऐसे घर के एड्रेस का, जिस घर के एड्रेस से उसको पता है पैसे नहीं मिलने वाले। आ रही है बात समझ में? फिर वो ये चाह रहा है कि मैं ये बिल इसको बना करके दे दूं क्योंकि बाद में डिसऑनर तो होना ही है। इससे भरोसा दिला रहा है जेड को, और फिर उससे कोई सामान ले रहा है कि मेरे को तो पैसे देने नहीं। तो ए क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। डन? बोलो भाई, क्लियर? बताएं चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। किसी बच्चे को अगर बिल्कुल नहीं याद हो रही ऊपर डेफिनेशन कि सर मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, 10 बार लिख लिया फिर भी भूल जाता हूं, तो आप ये लिख करके आ सकते हो कि सेक्शन 319 के तहत बताया है। एंड चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स होते क्या, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग आर एज अंडर। पहला, डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, एक पर्सन के द्वारा किया गया दिखावा। दूसरा, वो भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, क्यों, इंड्यूस करने के लिए दूसरे पर्सन को, किस लिए, ताकि वो डिलीवर कर दे कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन को, या कंसेंट ले ले उस पर्सन की कि तू रख लिए प्रॉपर्टी, और इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग व्हिच ही वुड नॉट टू डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। या फिर उससे वो काम करवा दे, आई बात समझ में, जो वो नहीं करना चाहता था, या ना करवाए जो वो करना चाहता था। एंड विच एक्ट और ओमिशन likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation और property। समझ गए भाई? बताओ भाई, ये वाली हो जाएगी याद? उससे आसान है, सेम है, बस टुकड़ों में जब कोई चीज दिखती है तो थोड़ी सा ठीक लगती है। समझ गए भाई? डन?
सुप्रीम कोर्ट ने इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर्स क्या बोला था इस केस में? हैज हेल्ड दैट डिसेप्शन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट अंडर बोथ पार्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है जी, दो टुकड़ा में जो डेफिनेशन आपकी ये बताई गई है और जो आप आगे भी पढ़ोगे कि डिसेप्शन बहुत जरूरी है, बहकावे में लेना, बातों में लेना बहुत जरूरी है। कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव, जो शिकायत करने आया है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा क्या कि इंड्यूसमेंट की गई थी, मतलब बहकावे में लिया गया था जी मेरे को। आई बात समझ में? डिसेप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द एक्यूज्ड, कि जिसके ऊपर मैं आरोप लगाने आया हूं उसने डिसीव किया था मुझे। इट वाज हेल्ड दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वुड आल्सो बी ट्रीटेड अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स लीडिंग टू डिसेप्शन। और कह रहे हैं ना सिर्फ अगले ने बोल करके कुछ बहकावे में लिया, जब कोई सामने वाला कुछ इंफॉर्मेशन बताता है आधी अधूरी, तो भी ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है जी, बहकावे में लेने के लिए ऐसा किया। जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल पढ़ा ना कि जानबूझ के कुछ फैक्ट्स छुपाए थे। आ रही है बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट केस लो पढ़ो। आ गया समझ में? बोलो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने एम एन ओझा एंड अदर्स वर्सेस आलोक कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स में क्या बोला था? हैज हेल्ड दैट वेयर द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज टू, जहां पे एक्यूज्ड की सोच क्या है कि गलत तरीके से रिटेन कर ले एक्साइज ड्यूटी, जो कि किसकी है? स्टेट की। भाई स्टेट क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है, किसी अनदर पर्सन से रिकवर कर सकता है, लेकिन ये पर्सन रखना चाह रहा है। आई बात समझ में? देखो लिखा ना, क्या लिखा ध्यान से पढ़ना। वेयर द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज इज टू रिटेन रॉन्गफुली द एक्साइज ड्यूटी which the state is empowered under any law to recover from another person who has removed non duty paid tobacco from one bonded warehouse to another। कह रहे जहां पे एक पर्सन ने ऐसा अपराध किया था कि उसने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है जी, नॉन ड्यूटी पेड टोबैको, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी कलेक्ट करने का राइट जो किसका है? स्टेट का है। वो ड्यूटी एक पर्सन खुद रखना चाह रहा है, एक्यूज्ड जो है, तो बोला जाएगा दे आर हेल्ड गिल्टी ऑफ चीटिंग। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी को, मतलब किसी और के अधिकार की जो अमाउंट है स्टेट की, वो खुद रखना चाह रहा है। समझ गए भाई? तो भी क्या बोला जाएगा? चीटिंग। आ रही है बात समझ में? और ऐसा मत समझना कि एक ही सेक्शन के अंडर कवर होता है। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है साथ में यहाँ पे, आगे बात समझ में, मिस यूज कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, खुद यूज कर लेता है इस पैसे को, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी जा सकती है। समझ गए? केस टू केस डिपेंड करता है। पीआर आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1987 क्या लिखा है? इट वॉज हेल्ड दैट नेग्लिजेंस इन ड्यूटी विदाउट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट अमाउंट टू चीटिंग। जेन्युइन कोई लापरवाही बिना किसी बेईमानी के, उसको चीटिंग नहीं बोलते। कह रहे बैंक एम्प्लॉय व्हेन ऑन कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर पासिस अ चेक देयर मे बी नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन लॉस टू बैंक बट इट कैन नॉट बी हेल्ड टू बी चीटिंग। एक पर्सन ने गलती से ये बोल दिया ये जेन्युइन सिग्नेचर है, एक बैंक एम्प्लॉय ने, हो सकता है बाद में बैंक के ऊपर उस चीज का बर्डन आए कि बैंक को पेमेंट देनी पड़े, लेकिन वो उसकी लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस इन ड्यूटी है, इसको चीटिंग नहीं बनाएंगे। रीजन बीइंग कि क्या नहीं है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं। समझ गए भाई? डन। एंड whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। डन। बोलिए भाई। कह रहे whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person, मतलब जो भी चीटिंग करता है ये जानते हुए कि मेरा ऐसा करने से किसी को नुकसान हो सकता है, टू अ पर्सन हुज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन टू हिच द चीटिंग रिलेट्स। मतलब क्या है? ऐसे समझ लो भाई, माइनर है और गार्डियन है। समझ गए भाई? बोलो भाई। माइनर का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? गार्डियन को ही प्रोटेक्ट करना है। अब गार्डियन खुद ही चीटिंग कर रहा है, ऐसे समझो। जो चीटिंग कर रहा है ये जानते हुए
कि मैं नुकसान पहुंचा दूंगा इस पर्सन को जिसका उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है। कौन सी ट्रांजैक्शन में? जिससे रिलेटेड चीटिंग हो रही है। तो ही यानी कि गार्डियन वॉज बाउंड, ये बाउंड था, चाहे तो लॉ से कह लो या लीगल कॉन्ट्रैक्ट से, क्या कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि चीटिंग की। तो कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सजा ज्यादा मिलेगी। कितनी सजा ज्यादा मिलेगी? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। समझ गए भाई? डन? क्लियर है क्या? Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security। ये इस चीज से रिलेटेड है सिर्फ। कह रहे कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है दूसरे पर्सन को, किस लिए? कि वो डिलीवर कर दे अपना वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्या कर दे? डिलीवर कर दे, या उसको अल्टर करवाता है या डिस्ट्रॉय करवाता है उसका कुछ हिस्सा, या कोई भी ऐसी चीज जो साइंड और सील्ड थी उसमें चेंज करवाता है, मतलब जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता था वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। इन शॉर्ट ऐसे समझ लो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट था जिसको आप दे करके क्या कर सकते थे? किसी प्रॉपर्टी के राइट्स ले सकते थे या कोई पेमेंट वेमेंट ले सकते थे, ऐसे समझो, जो कन्वर्ट हो सकती थी बाद में। उसके साथ भी अगर छेड़छाड़ की जाती है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये जितने प्रोविजंस है यहाँ पे, चीटिंग पे पेपर में क्वेश्चन आ चुका, मैं पहले बता रहा हूँ, और याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज चीटिंग में थोड़े से, मैं पहले बता रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज है, दिक्कत हो सकती है। जैसे समझो, कुरियाचंद चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई गई जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल दिख रही थी, लाइक 21 दिन में पैसा डबल। आई बात समझ में? एंड प्रमोटर्स न्यू फुली वेल दैट स्कीम वाज अनवर्केबल and false representations were being made to induce person to part with their money। प्रोमोटर्स को खुद को पता है ये हमारी कंपनी जो स्कीम ला रही है ये वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। आई बात समझ में? फिर भी ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड बी assumed and presumed that accused had committed offense of cheating under section 420 of the IPC। 420 ही आपने सुना होगा, ठीक है? अब नहीं है, लेकिन अब 318 है, ठीक है जी? सेक्शन 318 है। 420 को 420 ही बनाया था, तो 318 है, याद रखना। अगर कोई बोले 420 के तहत केस कर दूंगा, कह दे जा करते, ठीक है जी? आज मैंने अपराध किया, आज आईपीसी लगता नहीं है, 420 मैंने नहीं किया। चीटिंग की होगी मान ली, बट 420 ना कह दियो मेरे को, ठीक है जी? क्योंकि अब ये सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए भाई? बोलो भाई। कह रहे मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 2009। The accused was alleged to have executed false sales deeds and complaint was filed by real owner of property। इस केस में ये हुआ था, आरोप लगे थे एक पर्सन पे कि उसने क्या किया जी? झूठी सेल्स डीड बनाई है, और जो असली मालिक है उसने ये केस फाइल किया था। The accused had a bona fide belief that the property belonged to him and a purchaser also believed that suit property belongs to the accused। अब जब accused को बुलाया गया तो वो ये कहता जी देखो मेरे को तो जेन्युइन लग रहा था ये प्रॉपर्टी मेरी है, और सामने वाला खरीदार भी कह रहा है जी हमें भी लग रहा था ये इनकी है। तो इट वाज हेल्ड दैट accused was not guilty of cheating। क्यों? क्योंकि चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं है। चीटिंग में क्या होता है? डिसऑनेस्टली, ठीक है जी? डिसऑनेस्टी होती है, इंड्यूसमेंट होती है, जानबूझ के झूठे फैक्ट बताए गए, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होती है। तो कह रहे ये चीजें यहाँ पे नहीं है। समझ गए भाई? डन? श्योर? श्रुति एंटरप्राइजेज वर्सेस, इट वाज हेल्ड दैट mere breach of contract cannot give to rise to criminal prosecution under section 420। क्या कि सिर्फ क्या कर देने से, बोलो भाई, सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देने से 420 का केस नहीं होता, अनलेस क्या ना हो फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन ना दिखा सके। कब से? शुरुआत से ही, जब से ट्रांजैक्शन हुई है, व्हेन द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड। इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड वाज डिसऑनेस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। कह रहे अगर आप ये शो कर दो कि जब सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया जी उसी समय से डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, देन लायबिलिटी विल बी क्रिमिनल एंड अक्यूज्ड विल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ चीटिंग। एंड ऑन द अदर एंड, समझ गए ना भाई? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टूटना चीटिंग नहीं कहलाएगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया उसी समय क्या थी जी? बैड इंटेंशन थी, और उस इंटेंशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। आई बात समझ में? On the other hand, if all that is established is that a representation made by accused has subsequently not been kept, criminal liability cannot be fastened on the accused and only right which complainant acquires is to a degree of damages for the breach of a contract।
कह रहे अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि शुरुआत से इसके डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट थे, तो चीटिंग वाला ऑफेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और अगर ये प्रूव नहीं कर पाए कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, बाद में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, बाद में चीजें चेंज हुई हैं, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बाद में आप नहीं लगा सकते। ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन क्या कर सकता है, डैमेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकता है, कि कॉन्ट्रैक्ट के जो डैमेजेस है वो डिमांड कर सकता है। समझ गए भाई? डन? क्लियर? फिर एक छोटा सा सेक्शन और है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ये 319 है। ठीक है, जो इंसान आप नहीं है वो इंसान बन के किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी दैट इज कन्वर्ट करवा ले। इन शॉर्ट, पर्सोनेशन करना। ठीक है, झूठी आइडेंटिटी बताना। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन, माना पर्सन ने चीटिंग बाय पर्सोनेशन की है। अब इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, ठीक है जी, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को ये पता चला कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है जी, कोई भी गुड्स वुड्स, और मैंने फोन कर दिया जी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और सामने वाले ने कभी मुझे देखा नहीं। ठीक है जी, सामने वाला पर्सन कभी मुझसे मिला नहीं है, और कोई और पर्सन वहां जाकर के ये कह देता जी अभी 5 मिनट आपसे पहले फोन पे बात हुई थी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। वो पूछता है कौन, वो बताता जी अभिषेक गोयल। कहते हाँ जी हुई थी। कहते लो जी पैसे पकड़ो, दे दो प्रोडक्ट। आई बात समझ में? जो चीज मैंने अपने लिए बनवाई थी स्पेसिफिक, ये कह लो, या फिर मान लो प्रीपेड था, पहले से पेमेंट हो चुकी थी, वो कहता है कि लाओ जी मैं आया हूँ रिसीव करने, दे दीजिए। आई बात समझ में? तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एक पर्सन चीटिंग बाय पर्सोनेशन तब करता है जब वो रिप्रेजेंट करता है कुछ और पर्सन, वो है कुछ, शो कुछ और कर रहा है, और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर और अनदर, रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। या फिर शो करता है जी मैं ही हूं। जैसे आकर के पूछा गया कि उसने रिप्रेजेंट नहीं किया, अब क्लास में कोई आता है कहता है जी अभिषेक सर, तो एक पर्सन कहता है जी मैं ही हूं, बताओ क्या काम था। कहते अभिषेक सर, अरे बोलो भाई मैं ही तो हूं, बताया तो। यानी कि या तो वो खुद दिखा रहा है जा करके, या फिर वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन जो कि वो रियली में है नहीं। समझ गए जी? या वो शो करता है जैसे हाँ मैं ही हूँ जी इस प्रॉपर्टी का मालिक, बताएं। कोई आकर के पूछता है जी ये घर मेरा ही है, कहते आप, कहता और घर के बाहर खड़ा हूं तो मेरा ही हुआ। आई बात समझ में? किसी और के घर के बाहर थोड़ी खड़ा होऊंगा मैं। ऐसे शो कर रहा है किसी भी तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज रियल और इमेजिनरी पर्सन। कह रहे आपने पर्सोनेशन तब भी माना जाएगा तब आपने किसी रियल आइडेंटिटी को शो किया है, या मान के चलो आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी शो कर दी जो इमेजिनरी है। आई बात समझ में? भाई आपने अपना भी नाम गलत बता दिया। समझ गए भाई? And whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. एग्जाम्पल दिए गए हैं भाई, पढ़ लेना। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ सेम नेम। ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। गजनी देखिए, गजनी मूवी देखिए क्या? बोलो भाई। जिसने नहीं देखी, जो आमिर खान का करेक्टर होता है वो एक टेलीकॉम कंपनी का ओनर होता है, रिच मैन होता है काफी, बट वो उस मूवी में जो हीरोइन का करेक्टर है उसको ये शो करता है कि मैं एक्चुअल में कोई एम्प्लॉय हूँ, बैंक एम्प्लॉय या कुछ इस तरीके सेल्स पर्सन हूँ मैं। आई बात समझ में? लेकिन वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कुछ और गलत नहीं किया जा रहा, तो वो चीटिंग नहीं है, उसको चीटिंग बाय पर्सोनेशन कह सकते हैं। आई बात समझ में? जो एक्चुअल में नहीं है वो इंसान बन के दिखाना। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड। ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। ये शो करता है कि मैं ही हूं वो इंसान, असल में वो पर्सन मर चुका है। आई बात समझ में? डन? तो भी ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। क्लियर? डन? इसके बाद कुछ अलग ऑफेंसेस शुरू होंगे, आपका एक अलग कॉम्बो आएगा, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। गलत डीड बनाना और गलत तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, ये भी क्या होते हैं जी? ऑफेंस होते हैं। अब ये वाले ऑफेंसेस जर्नली आपको देखने को मिल सकते हैं कि कंपनीज में हो रहे हो। आई बात समझ में भाई? बोलो भाई। डन? अभी इतना ही पढ़ेंगे एक बार। एक होमवर्क है जो आपको घर से करके आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये पढ़ के आना, फोर्जरी क्या होता है, और एक ये पढ़ के आना, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है, वैसे कर भी सकते हैं, अभी टाइम है। पढ़ लो बेटा ये वाला तो, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क।
झूठे मार्क का यूज करना ये कह लो। देखो क्या लिखा है, सामने पढ़ो, पहले मॉड्यूल से बाद में पढ़ना। सामने स्क्रीन पे कंटेंट है जो आईसीएसआई ने प्रोवाइड किया। देखो क्या लिखा है, a mark used for denoting the movable property belongs to a particular person is called a property mark। कह रहे एक मार्क जो यूज किया जाता है जनरली ये दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी इसकी है। तो कह रहे whoever marks any movable property or goods or any case package or other receptacle containing movable property or goods। कह रहे कोई भी इंसान किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, गुड्स पे, या उसके किसी केस पे, पैकेज पे, बोतल पे, बॉक्स पे, या जो बॉक्स उसे कैरी कर रहा है, ठीक है जी, उसके ऊपर मार्क लगाता है, या यूज करता है कोई केस, पैकेज और अदर रिसेप्टेबल हैविंग एनी मार्क देयर ऑन, या मार्क लगाता नहीं, मार्क लगे लगाए ऑलरेडी बोतल्स। मतलब कि एक पर्सन क्या करता है, खाली बोतल खरीदता है कोकोनट ऑयल की, ठीक है जी, जिसपे एक पर्टिकुलर कंपनी का मार्का लगा है। आई बात समझ में? मान लो पैराशूट का मार्का लगा है, खाली बोतलें वो खरीद के लाता है और उसमें रिफिल करके बेचता है अपना बनाया हुआ ऑयल। आ रही है क्या बात समझ में? तो कह रहे कोई पर्सन मार्का लगा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी पे या गुड्स पे या किसी केस पैकेज पे या इसी तरीके का कोई और पैकेट है, या फिर वो यूज करता है अपने मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स को पैक करने के लिए किसी और ऐसे पैकेज में जिसपे ऑलरेडी वो मार्क लगा हुआ है। किस तरीके से? इन अ मैनर रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज इट टू बी बिलीव्ड। इस तरीके से यूज कर रहा है ताकि जो कोई भी उसको देखे तो उसको ये यकीन हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी या जो गुड्स पे जो मार्का लगा है, या जो प्रॉपर्टी या गुड्स उस मार्के के पैकेट के अंदर है, उस केस के अंदर है, वो बिलोंग करते एक पर्सन को, जबकि एक्चुअली में टू हुम दे डू नॉट बिलोंग। तो क्या माना जाएगा? फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज किया गया है। एंड जो भी फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करता है, जब तक वो ये प्रूव ना कर दे जो मेरी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की, तो पनिशमेंट मिलेगी कितनी? डिस्क्रिप्शन की, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। डन? आगे बात समझ में? आपके घर पे पैराशूट ऑयल की बोतल खाली हुई है, आपने उसमें सरसों का तेल डाल के रख लिया। आई बात समझ में? कल को आके कह दे जी ऑफेंस कर दिया प्रॉपर्टी मार्क का, आप इसमें कोई और ऑयल डाल के यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रूव कर सकते हैं जी मेरा ऐसा कोई कमर्शियल पर्पज नहीं है, ना मैं किसी के साथ फ्रॉड करने जा रहा, अपने घर पे यूज कर रहा हूं मैं तो इसको। आई बात समझ में? तो ये गलत नहीं है। डन? बोलो भाई, समझ गए? बोलो भाई। फोर्जरी, ये और पढ़ लो। चीटिंग जैसा है लेकिन चीटिंग से बहुत अलग है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 336, whoever makes any false document, ऐसे समझ लो गलत मार्कशीट बना दिया आपने, गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लिया, गलत सर्टिफिकेट्स तैयार कर लिया, कुछ भी ऐसा काम करना। कोई भी पर्सन जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, या एक पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, किस इंटेंशन के साथ? डैमेज या इंजरी पहुंचाने के लिए। किसको? पब्लिक को या किसी और पर्सन को, या सपोर्ट करने के लिए कोई क्लेम और टाइटल, ओनरशिप दिखाने के लिए। ठीक है, झूठे दस्तावेज तैयार कर लिए, गाड़ी की आरसी बना ली झूठी। आई बात समझ में? झूठे डॉक्यूमेंट बना लिए। या फिर और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या इसलिए ताकि दूसरा पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से अलग हो जाए। और टू एंटर इनटू एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या सामने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, देन दैट फ्रॉड में बी कमिटेड। करेक्ट, कमिट्स फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या है? कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाना, झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना। आई बात समझ में भाई? आपने फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट रखा, आपको टेस्ट वाले दिन छुट्टी लेनी थी, तो आपने क्या किया? किसी यूनिवर्सिटी की डेट शीट उठाई, किसी बच्चे से मांगी और उसमें तारीख चेंज करवा दी कि देखो जी आज मेरा पेपर है, इस वजह से मैं सर आपके सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं दे सकता। तो ये फोर्जरी है। आई बात समझ में? आपके फ्रेंड का मान लो पास हो गया एग्जाम, उसकी मार्कशीट आ गई, आपके घर वाले आपको मान लो पीटेंगे कि नौकरी नहीं लगी, तू पास नहीं हुआ। आपने अपने फ्रेंड की मार्कशीट ली, उसकी डुप्लीकेट तैयार करवा ली अपने नाम के साथ। आ रही है बात समझ में? कुछ भी इस तरीके का करना, आपको कोई जॉब चाहिए थी तो आपने उस पर क्या कर दिया? गलत क्या कर दिया जी? मार्क यूज कर लिया। कुछ भी ऐसा चेंज कर दिया किसी डॉक्यूमेंट जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सके या प्रॉपर्टी मिल सके या कुछ जो वो, तो इन चीजों को क्या बोला जाता है? फोर्जरी की गई। फोर्जरी की पनिशमेंट क्या है? कह रहे जो भी फोर्जरी करता है इंप्रिजनमेंट मिलेगी कितनी? 2 साल तक की। बोलो भाई, या फाइन लगेगा या दोनों। समझ गए भाई? Whoever commits forgery, इस इंटेंशन के साथ कि डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो फोर्ज बनाया है उसे चीटिंग के लिए यूज करेंगे आगे चल के। पहले फोर्जरी कर रहे हो, बाद में चीटिंग भी कर रहे हो उसी से, तो सजा ज्यादा हो जाएगी। कितनी? 7 साल तक की, एंड फाइन। और नहीं एंड। समझ गए भाई?
एंड कोई भी फोर्जरी कर रहा है इस सोच के साथ ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो फोर्ज किया है इससे किसी की रेपुटेशन खराब करूंगा, ये जानते हुए कि फिर उसको इस पर्पज के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे भी सजा कितनी मिलेगी, 3 साल तक की एंड फाइन लगेगी। डन, बोलो भाई, क्लियर है क्या? कह रहे कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो अलग अलग रिलेट करते हैं 337 से 341 में। एक एग्जाम्पल दिया है, अच्छा एग्जाम्पल है, ये वाला पेपर में आ चुका है। यहाँ से शुरू होता है कि एक ईटीटी टीचर ने झूठा सर्टिफिकेट दिया है, इस तरीके से केस लो, पहले ऊपर वाला पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रन वर्सेस स्टेट में ये कहा था, हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ फोर्जरी डॉक्यूमेंट, कह रहे अगर आप फोर्जरी का ऑफेंस बताना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड विद डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। अब मेरी बात समझो, यूनिवर्सिटीज की सीबीएसई की मार्कशीट सबने देखी है, कोई डिजाइन बना होता है नहीं बना होता उसमें, उसमें मार्का होते हैं, हिडन करेक्टर्स होते हैं, जैसे ऐसे सीबीएसई लिखा होगा, ठीक है जी, जो एक स्पेसिफिक लाइट में दिखेगा, या माइनर माइनर लेटर्स में लिखा होता है, उसका अपना एक डिजाइन होता है, कहाँ साइन होंगे, कहाँ उनके एम्बलम्स लगे होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। 30 मान लो बहुत सारी चीजें ऐसे छुपा करके इंक्लूड की जाती है ये चेक करने के लिए जेन्युइननेस है या नहीं, क्या ये डिजाइन किसी ने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, और क्या वो डिजाइनर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, क्या वो बैठ बैठ के डीएमसी के डिजाइन बना के चेक करता होगा या नहीं करता होगा। एक डिजाइनर ने देखा कि एक बहुत अच्छी डीएमसी उसके सामने रखी है जिसका डिजाइन बहुत क्लासिक है, आ रही है बात समझ में, तो उसने प्रैक्टिस करने के लिए उसका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, तो इट मींस क्या वो यहाँ पे फोर्जरी कर रहा है? नहीं, कह रहे फोर्जरी अगर आप बताना चाहते हो तो सामने वाले ने डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया हो। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing, अगर वो काम करता है फ्रॉड इंटेंशन के साथ, अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये भी कहा था, क्या हैज हेल्ड दैट mere alteration of document does not make it forged document and alteration must be made for some gain or for some objective। सिर्फ बदलाव करना ही नहीं, अगर वो बदलाव करते हैं किसी और पर्पस के यूज करने के लिए, आई बात समझ में, तो ही माना जाएगा। जैसे बैंक नोट का डिजाइन है, करेंसी का डिजाइन, किसी डिजाइनर ने तो डिजाइन किया होगा, बोलो भाई, अपने आप तो नहीं बन गया कोई डिजाइन। तो जो पर्सन जो करेंसी डिजाइन करता है, कॉइन्स डिजाइन करता है, वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वहां पे अगर वो डिजाइन कर रहा है सिर्फ इस पर्पस के लिए, आ रही है बात समझ में, और अगर वो प्रूव कर देता है तो भी फोर्जरी नहीं माने, समझ गए भाई? या जो भी आपके काउंटरफिटिंग कॉइन्स बनाने के प्रोविजन है वो नहीं लागू होंगे अगर एक्सेप्शंस में कवर होते हो तो। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एलिगेशन लगे थे, क्या एक टीचर को अपॉइंटमेंट लेनी थी, उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था और उसमें लिखा था रिकॉग्नाइज स्कूल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं था। कैसे समझो, एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड वाज दैट, क्या भाई मान लो ये महिला है, ठीक है जी, और इनको जॉब चाहिए थी, तो एलिगेशन ये लगे कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है ना एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, ठीक है जी, ईटीटी टीचर के तौर पे, विच वो क्या है जी, विच वाज फाउंड टू बी बोगस एंड फोर्स्ड। कैसे है जी, कह रहे ये फोर्स्ड इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। कैसे फोर्स दिया, इन्होंने ये लिखा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का, एक स्कूल का, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, जैसे लिखा होता है ना स्कूल्स पे, रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई, एफिलिएटेड बाय सीबीएसई या एचबीएसई। तो बाद में पता चला स्कूल वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर गिवन पीरियड गिवन इन सर्टिफिकेट, कि उन्होंने ये लिखा, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा कि मैंने 2004 से लेकर के 2004 तक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में इसमें जॉब की है, पता चला स्कूल रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, तो कह रहे हैं हाउएवर सर्टिफिकेट डिड नॉट एनीवेयर से दैट स्कूल वाज रिकॉग्नाइज्ड, इट वाज हेल्ड दैट सिर्फ स्कूल का नाम लिख देने से एक टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे को स्कूल से, ये नहीं कह सकते। उन्होंने क्या किया है, गलत इंफॉर्मेशन बताई भाई। इन शॉर्ट ऐसे समझो, इन्होंने ये बोला भाई, मान लो ये मांगा गया था, एक्सपीरियंस पूछा गया था कि किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्होंने लिख दिया जी मुझे इस स्कूल का एक्सपीरियंस है। हेलो, तो कह रहे हैं अगर कोई पर्सन ये शो कर रहा है वो टीचर कि मेरे को स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं माना जाएगा उन्होंने फोर्जरी की है। तो सो द डायरेक्शन व्हिच वाज इशूड फॉर प्रोसिक्यूशन इज लायबल टू बी क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ये पेपर में आया है ये वाला केस, कि यहाँ पे फोर्जरी का केस नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने खुद से ये नहीं लिखा कहीं भी कि स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड,
आई बात समझ में? उन्होंने एक्सपीरियंस बताया मुझे स्कूल का एक्सपीरियंस। हाँ, वो खुद ये लिख के लाते, ये चेंज करके लाते कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, तब माना जाता कि फोर्जरी की है जॉब पाने के लिए। डन, ये चीज समझ में आ गई? अब एक बात सुन लो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफेमेशन पढ़ेंगे। होमवर्क ये है कि डिफेमेशन को अपने आप से एक बार पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है जी? आज भी और कल भी, जब तक मैं शुरू ना करवाऊं डिफेमेशन अपने आप से पढ़ना शुरू कर लेना, ठीक है? आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।